ठीक है, तुम शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम सिंपल है। ठीक है, सिंपल एज इन लाइक मीन्स एडवांस टाइप है। ठीक है, लेकिन इस टाइप का ही आता है तो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, तो खुद ट्राई कर। तो स्टार्ट विथ सिंपल प्रॉब्लम टोटल इंटीरियर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि सर एक प्रिज्म है, you don't need any prior knowledge of prism, you can just like derive stuff। ठीक है, तो आपको बोला है कि सर एक राइट एंगल्ड प्रिज्म somewhat like this, एक राइट एंगल प्रिज्म एंड देयर इज अ हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट रे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट रे ऐसा है, इंसिडेंट रे देखा जाता कि दिस विल ट्रांसमिट अनदर रे। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन पैरेलली बट एट डिफरेंट लोकेशन। उस रे को ये ट्रांसमिट करेगा, लेकिन इस तरह से कुछ ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, देयर इज अ राइट एंगल प्रिज्म व्हिच ट्रांसमिट्स अ हॉरिजॉन्टल इंसिडेंट रे एज शोन। इंसिडेंट रे ऐसा, इमर्जेंट रे भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, बट कुछ इस तरह का, तो नीचे कहीं पे यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। भावना को समझ लें, यहाँ पे ड्रॉप। उन लोगों ने इसका नाम भी दे दिया, दिस इज कॉल्ड एनामॉर्फिक डीमैग्नीफायर। वी डोंट नो इट्स नेम, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बोला है तुमको इतना, ये डायग्राम में दिया होगा। हाँ, यू हैव बीन गिवन थीटा, ऑब्वियसली ये डेटा में दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है, 90 राइट एंगल प्रिज्म है। ठीक है, ये सब डेटा दिया होगा। दिस रेट, दिस ओवरऑल रेट, ओ भाई ये लोग यार को लगा ये फोन करेगा। तो ये है राइट एंगल प्रिज्म। ठीक है, एंगल थीटा वहां पे। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऐसे बोला है ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द प्रिज्म द रे एक्सपीरियंसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ट्वाइस। ये अब तुमको डेटा में बोलूंगा। ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू प्रिज्म रे एक्सपीरियंसेस TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ट्वाइस। ठीक है, इतना बस बोला हुआ एंड एग्जिट्स एज शो। ठीक है, तुम्हारा तुमको क्वेश्चन में अब जो पूछा हुआ है मेनली, तो एक तो तुमको रे डायग्राम कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू फाइंड म्यू। You have to find mu in terms of theta, मतलब जो भी ऑप्शंस है those are expressions in terms of theta। ठीक है, सो थीटा के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन आएगा, वहां से आपको म्यू निकाल आफ्टर यू कंप्लीट द रे डायग्राम। तो भाई जी, इफ यू टॉक अबाउट द रे डायग्राम कैसा होना चाहिए। ठीक है, इट्स इजी टू फॉलो। रे भाई नॉर्मली एंटर किया है, इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मली एंटर करेगा, एंटर तो कर जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, एंड इट विल हिट द हाइपोटेन्यूज सरफेस। अब बोला हुआ चाचा कि 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब जाके यहाँ पे इमर्ज करे, तो सोचो, तो ऑब्वियस बात है एक टोटल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। देयर मस्ट बी वन TIR हियर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया पता है कि सर जो एंगल होगा एटलीस्ट इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम। तो जो भी कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ओ भाई थोड़ा सा और दूर कर बात। ओके, सो व्हाट लाइक दिस। ठीक है, obeying the laws of reflection, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, and the second total reflection must take place here। अब ये बच्चों को तुमको समझ में आ ही रहा हो कि चचा यहाँ पे हो क्या रहा है। ओहो, सेकेंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर लेते हो एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, बात ही ऐसे जाएगा बस। तो यहाँ पे और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अनदर हुआ। ठीक है, एंड इफ यू कैन इंश्योर कि दोनों जगह टोटल रिफ्लेक्शन हुए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट कैन एमर्ज, देयर इज स्कोप की इट कैन एमर्ज। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है दैट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तभी जाके ये रिफ्रैक्शन करके निकल पा रहा है। तो भाई सबसे पहला काम होता है कंप्लीटिंग द रे डायग्राम लॉजिकली। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी। आपको सब कुछ डेटा में दिया हुआ, आपको एक्स बाहर एंड अंदर दिया हुआ,
हाँ इतना क्लियर है होपफुली कि ऐसा नहीं कि सर इस रे को एकदम नॉर्मली डाल दो कि रिफ्लेक्ट के नॉर्मली है, नॉर्मली जाने से ऐसा नहीं जाएगा, नॉर्मली अगर इंसिडेंट हुआ तो फिर ये इधर निकल जाएगा। ठीक है, सो कीपिंग दिस इन माइंड यू हैव टू लाइक थिंक। ठीक है, तो इस तरह से पहले वाले से प्रोसीड करना, ऑटोमेटिकली यू विल गेट एन आइडिया कि स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर। कहीं पे किसी को अगर कोई लॉजिक में समझ में आए कि सर ये कैसे सोचना है, पूछ ले, जैसे कि हर बार बताया था। नाउ वंस यू कंप्लीट द रे डायग्राम, अब तुमको रे डायग्राम से म्यू निकालना है। अब तुमको भी पता है सर ये जो एंगल होगा ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तभी टीआईआर पॉसिबल। तो म्यू का एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा म्यू एंड क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है इतने दिन में होपफुली पता होगा स्नेल्स लॉ यूज करके। म्यू इक्वल्स टू 1/sin थीटा से फॉर एयर मीडियम इंटरफेस। अगर टीआईआर एयर एंड मीडियम के बीच में हो रहा है, ये कोई मीडियम है बाहर में एयर है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल और म्यू का ये रिलेशन होता है। ठीक है ना, साइन थीटा इज 1 म्यू। अब तो रिट्रेसिव पाथ स्टेप बाय स्टेप, अब तो ज्योमेट्री लगाना है, इसके बाद अब कुछ नहीं है, अब देखना पड़ेगा। तो ये सबसे इजी, ये लॉजिकल पार्ट होता है। इसके बाद अब रे डायग्राम करके सोचना पड़ेगा, ज्योमेट्री लगा के कहाँ पे क्या करें। सर ये थीटा, तो सर ये भी थीटा, नो डाउट। सो यहाँ जो क्रिटिकल है, यहाँ पे जो सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, दोनों एंगल सेम होंगे ना। ठीक है, इंटर रिफ्लेक्शन है सर, सो I1 विल बी 90 माइनस थीटा, इजी पीजी, ये नॉर्मल है सर। ठीक है, ईच इज अ थीटा, एंड दिस एंगल, ठीक है, ये भी कुछ एक एंगल होगा। ठीक है, ये भी क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बोथ I1 एंड I2 दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तभी टीआईआर दोनों जगह पॉसिबल है। तो एनीवेज I1 का एक्सप्रेशन लिखे, I2 का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ट्राई करो। हम भी ट्राई कर रहे हैं। ई थीटा, ठीक है, तो वेल ये थीटा, तो एक चीज नोटिस कीजिएगा सर, जो एमर्जेंट एंगल है ना एटलीस्ट ई लिखते हैं, दैट इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, होपफुली इट्स क्लियर। ये थीटा, ये थीटा, दिस 90 माइनस थीटा, सो एमर्जेंट एंगल इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एंगल होगा, समझ रहे हो बात, ई वाला, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं आई, जस्ट सिंपल आई। तो जहां पे इमर्जेंस हो रहा है एट दिस पॉइंट, क्या नाम दे, पी, एट पी यू कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो क्या आएगा सर, म्यू साइन आई इक्वल्स टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन ई। तो म्यू विल बी साइन ई, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज cos थीटा बाय साइन आई। अब मुझे बस आई निकालना, अगर मैं आई समहाउ निकाल ली ज्योमेट्रिकली, ऑब्वियस काम बन जाएगा। तो आप लोग कर ही पाओगे, मुझसे बेटर कर पाओगे, थोड़ा बुद्धि बुद्धि लगा लो यार। ये थीटा, हमको ये वाला एंगल चाहिए, एंगल मेड टू द लोकल नॉर्मल। ठीक है, ये वाला एंगल, इफ दिस इज आई, अब करते वन, ये थीटा, ये 90 था obviously, so this triangle when this angle is known, so I2 is known, yeah, I2 काम में आएगा, why not, करते रहो यार। ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पे काफी कुछ आ रहा है, आ तो रहा है काफी कुछ। yes, we have some things nice। तो वेल हम नामकरण करते हैं। दिस अ पॉइंट, इसको मैं बी बोलता हूँ, इस पॉइंट को सी बोलता हूँ, इस पॉइंट को एम। ज्योमेट्री लगाना, एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, देखो देयर आर मेनी ट्रायंगल्स एक्चुअली कमिंग अप। अब हर एक एंगल एक एक करके निकाल सकते हो। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वो फलाना ढलाना बहुत आ रहा है। ठीक है, ये दिस ये एक एंगल है। ठीक है, ओके, या हमको आई को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। I1 is already known in terms of theta. I2 minus I थीटा, ये थीटा है, I2 minus I equals to थीटा आ रहा है। ये एंगल अगर करते हैं to be like this will be 90 minus I2, और यहाँ पे ये छोटा वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल सोच रहे थे
सी CPM, उत्कर्ष खुश हो जाना, ट्रायंगल CPM में देखना, yeah, that is 90 plus I, and this angle is theta, and this angle, this will be 90 minus I2, yeah, right. So I will have I minus I2, rather I2 minus I is equals to ये, अरे जीरो क्यों, 180 अभी क्या, तो I2 minus I that is equals to theta. वो देख लेते हैं, थीटा प्लस वो एंगल है 90 प्लस आई, एंड दैट एंगल इज 90 माइनस I2 इक्वल्स टू 180. सो या I2 माइनस आई इक्वल्स टू थीटा. साइन आई करेंगे, अच्छा, देयर विल बी येट अनदर रिलेशन विद दिस थीटा, इधर से भी इसको थीटा को भी यूटिलाइज करना है. तो वाह, उधर भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बीपीसी, ट्रायंगल बीपीसी, वो थीटा है, दिस विल बी 90 माइनस आई. कोई ज्योमेट्री ना फॉलो कर पाए तो बोलिएगा. दिस इज 90 माइनस आई, and this is 2I2, that is again equals to 180. तो यहां से रिलेशन क्या मिलेगा सर, 2I2, इसको रिप्लेस मार ही देते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा ही तो चाहिए, I2 को रिप्लेस मारते हैं, I2 will be I plus theta. So if I like simplify this, theta plus 90 minus I plus 2 I2, I2 is I plus theta equals to 180. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 2I उधर माइनस आई, तो I इक्वल्स टू 180, 90 माइनस 2 थीटा. आई एम नॉट श्योर, कई बार कैलकुलेशन गलती हो रहा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करते रहिएगा बच्चा लोग, ठीक है. तो ज्योमेट्री लगाना है, थोड़ा आप समझ ही रहे हो ना आप लोग, ठीक है. सो 2I माइनस आई दैट इज I इक्वल्स टू 180 minus 90 that is 90 minus 2 theta. So ultimately I have these relations from these triangles. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. CPM थीटा ये है I, तो 90 प्लस I, थीटा 90 प्लस I, और ये होगा 90 माइनस I, दैट टोटल इज 180 कटा, तो I2 माइनस I, या रादर I2 निकालना है, तो I2 इज I प्लस थीटा, वेरी सिंपल. एंड ट्रायंगल BPC, P ये पॉइंट है चचा, देखते रहिएगा, P इज दिस पॉइंट. बीपीसी का अगर बात करते तो उधर 90 माइनस आई, इधर थीटा और इधर 2I2 इज 180. तो y2 को रिप्लेस करोगे 2I प्लस थीटा, तो 2I आई 2 थीटा, ओह देखा तो गलती हो गया, 2 थीटा और थीटा, दिस इज 3 थीटा, ओह माय गुडनेस, 3 थीटा, ये 2 थीटा वो थीटा, या 3 थीटा. सो 2I माइनस आई दैट इज I 3 थीटा, दैट इज 90, तो 90 माइनस 3 थीटा, तो वाओ, तो समथिंग लाइक दिस. अब तो तुमको भी क्लियर हो गया क्या हो रहा है तब. तो अगर पुट कर तो देयरफॉर फाइनली आंसर ये आ रहा है, यहीं पे कर देते हैं. ऊपर में ऑलरेडी cos थीटा है, यू नीड म्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, नीचे में sin i दैट विल बी 90 minus 3 थीटा, दैट इज cos 3 थीटा. वेल वी हैव दिस रिलेशन, म्यू इज sin cos थीटा बाय cos 3 थीटा, यस ऑप्शन में है. इस प्रॉब्लम का मेन पार्ट एक्चुअली मैथ्स वाला पार्ट नहीं, मेन पार्ट मैं लेने का रीजन है, आई वांटेड टू एम्फसाइज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायग्राम, कि जनरली प्रॉब्लम्स हम जब आते हैं तो जनरली यू हैव वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये एक ऐसा अच्छा प्रॉब्लम है जहां पे दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड देन यू हैव एन इमर्जेंट रे, ठीक है. सो नाइस, ठीक है. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल cos थीटा बाय cos 3 थीटा, ठीक है. तुमको ये भी पता है कि सर म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, फॉर रियल मटेरियल, ठीक है, ओके. प्रैक्टिकल मटेरियल्स के लिए म्यू जनरली ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है. तो आप इस रेशियो पे एक रेस्ट्रिक्शन पुट कर सकते हो, और वहाँ पे मैथ्स लगा के तुम आइडिया लगा सकते हो कि थीटा क्या क्या रेंज होना चाहिए, ठीक है. तो उतने में हम जा नहीं रहे, बट फॉर अ गिवन म्यू व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ थीटा, ठीक है, वो यहाँ से निकाल सकते हो चाहो तो. तो दिस वाज वन प्रॉब्लम ऑन टीआईआर. देख लो एक बार, किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछो, एंड देन विल टेक अप अनदर प्रॉब्लम. हाँ बोलो.
इंसिडेंट रे এখানে দেওয়া আছে, ठीक है। अच्छा ये होने के बाद कहाँ पे बता तो, हाँ মানে বেসটা ইনসিডেন্ট করলাম, हाँ हाँ हाँ। परपेंडिकुलर में कौन साइड था, साइड बोल कौन बोल रहे हैं, सपोज ये है वो क्या एम ओ, एम तो बोल दिया, ये है एक्स ओ एम, लेट्स से, तो कौन सा साइड पे बोल रहे हो, মানে এই রিফ্লেকশনের পর, এখানে আসবে, हम ओटी जिज्ञेस করছি, मतलब बोलो रेड अगर मैं ऑलरेडी इसको ऐसे दिखाया, मतलब ऐसा पॉसिबल है, गया, हाँ मतलब बहुत बड़ा ट्रायंगल लेते हो, बहुत बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे हुआ ऐसे, चलो इट्स पॉसिबल, व्हाई नॉट, ठीक है, और फिर यहाँ पे तुम इससे से करवा लियो, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन बात वही है, फिर यहाँ पर करने जाओगे, मैं भी क्या कर रहा हूँ बट ऐसे ना, यहाँ पर करने गए तो फिर এখানে বেরোবে কি পুরো মেন জিনিস ওটা হচ্ছে, यहाँ पे निकलेगा कैसे, आपको इमरजेंट रे यहाँ पे करवाना है ना, मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने भागते पर इसे आप लाइक इट्स गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन करवाओगे कैसे, ठीक है ना, हाँ वही बात है, इमरजेंट वो लोग डायग्राम में इमरजेंट और इंसिडेंट रे दोनों दे दिया ना, तो उसको दिमाग में रख के हमको ये करना पड़ा, ठीक है, कि वो कैसा होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के बाद द सेकंड प्रॉब्लम, विल गो इनटू द सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम आपका ये है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टीआईआर के ऊपर है, दिस इज स्लाइटली नॉट बैड बट नाइस वन, ठीक है, क्वेश्चन ये है, भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैं डायग्राम करता हूँ, ठीक है, आपको बोला हुआ है, स्टेटमेंट सुनते रहना, अ कैपिलरी ऑफ आउटर रेडियस आर नॉट, अ कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब याद ही होगा तुम लोग को, सो यू हैव अ कैपिलरी ट्यूब, डायग्राम ध्यान नहीं, ठीक है, ये मैं खुद से ये कर रहा हूँ, a capillary of outer radius r naught, outer radius r naught, made of glass of refractive index mu, glass refractive index mu, is filled with a liquid of refractive index mu 1, okay, ठीक है, इस फील्ड अंदर में लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu 1, ठीक है, एंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है mu 1 इज लेस देन, ये दिया हुआ, what should be the minimum internal radius of the capillary, okay, अच्छा, एक एक्सटर्नल रेडियस है, मैंने कैपिलरी का ये लोग थिकनेस इग्नोर नहीं कर रहा है, तो थिकनेस इज नॉट इमटेरियल, द थिकनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉब्लम, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सर कैपिलरी ट्यूब का कुछ एक थिकनेस है, इट हैज अ एक्सटर्नल, इट हैज अ इंटरनल रेडियस, सो एक्सटर्नल रेडियस आर नॉट है, इंटरनल रेडियस, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक, so capillary of outer radius R naught made of glass refractive index mu is filled with a liquid of refractive index mu 1, तो अंदर में लिक्विड है, समझ रहे हो ना, कौन सा पोर्शन अंदर वाला, ई वाला mu 1, व्हाट शुड बी द मिनिमम इंटरनल रेडियस, तो इंटरनल रेडियस इसको बोल रहे हैं डेफिनेटली, कि इंटरनल रेडियस, ठीक, आर क्या बोलो, आर बोलो सिंपल, हाँ आर बोलते हो सिंपल, व्हाट should be, अब क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं, what should be the minimum internal radius of the capillary, internal radius r of capillary, अब condition here, so that all the incident light on the capillary enters the liquid, so that all the incident light
on the capillary enters the liquid. What should be the minimum internal radius of the capillary so that all the incident light on the capillary enters the liquid? बढ़िया. Okay. बस इतने क्वेश्चन में दिया, और कुछ नहीं. आउटर रेडियस है आर नॉट, इट्स मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, अंदर में लिक्विड है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन इज लेस देन म्यू, एंड ये क्वेश्चन. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. तो पहली बात, ऑल इंसिडेंट लाइट ऑफ कैपिलरी एंटर्स द लिक्विड, इसका मीनिंग समझते हैं. व्हाई दे आर इवन आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो सर कैपिलरी पे ऑल द इंसिडेंट लाइट, ठीक है. अच्छा, कैपिलरी का लेंथ वेंथ कुछ लेके नहीं बोला, तो इसका मतलब तुमको समझना है कि व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंसिडेंट लाइट, दे मीन ऑल इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ठीक है, मतलब आसपास से 3D में, हाँ, लिक्विड बहुत सारे लाइट रेज एंटर करेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह से. ठीक है, एंटर करेंगे फ्रॉम ऑल साइड्स. जितने लाइट रेज इधर उधर से एंटर कर रहे हैं, सबके सब अल्टीमेटली इस लिक्विड वाले रीजन से पास करने चाहिए. बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए बेस्ट होगा, ठीक है, कि आप टॉप व्यू ड्रॉ करो. ये 3D व्यू, इस तरह का व्यू समझ में नहीं आएगा, तो लेट्स गो फॉर द टॉप व्यू. ठीक है, तो यार यहीं पे करते हैं, नहीं पहले यहाँ पे रफली मैं कर देता हूँ, देन आई विल गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड प्रॉपर्ली समझाने के लिए. ठीक है, कि प्रॉब्लम करेंगे कैसे. देखो सर, अगर टॉप व्यू देखते हो तो ऐसा सिनेरियो है. अब बाहर से चारों तरफ से लाइट रेज आ सकते हैं यार, कहीं से भी आ सकता है, इधर से उधर से, इधर से उधर से, कहीं से इधर उधर, कहीं से भी आ सकता है. ठीक है, हमको पूछा कि लाइट रेज जो भी एंटर करे बाहर से, ऑल ऑफ देम मस्ट एंटर द लिक्विड. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो सर, खुद सोचो, सपोज एक लाइट रे एंटर किया ऐसे कहीं पे, मैंने इट फॉल्स ऑन द सरफेस, एंड सरफेस पे एंटर करने के बाद ऐसे एंटर करके ऐसे निकल गया. अंडरस्टैंड दैट आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ थिंग टू हैपन. मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जो लाइट इंसिडेंट हो सबके सब लिक्विड के थ्रू पास करे. ठीक है, उसके लिए मिनिमम रेडियस क्या हो? व्हाट शुड बी द मिनिमम इंटरनल रेडियस? ठीक है, सो दैट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन द कैपिलरी एंटर्स द लिक्विड. ठीक है, मतलब ये अंदर का रेडियस. अच्छा, मिनिमम मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा हो, उससे कम ना हो. मतलब आई नीड दिस आर, तो आप सोचोगे ना, যদি रेडियोग्राम नहीं हो जाए, सपोज ऐसा एक रेडियोग्राम हो रहा है, दैट मींस तुम्हारा ये आर मिनिमम वैल्यू नहीं, तुम्हें आर और बढ़ाना पड़ेगा. समझ में आ रही है? यू डोंट नीड दिस काइंड ऑफ थिंग टू हैपन. लिक्विड ऐसे एक रीजन में होना चाहिए कि ऑल लाइट रे मस्ट पास थ्रू द लिक्विड. ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है, दिस इज नॉट अलाउड. इसका मतलब, इसकी इंप्लीकेशन है कि सर रेडियस इतना छोटा मत करो, रेडियस को एक्चुअली और बड़ा करो. ठीक है, तो रेडियस को मुझे इतना बड़ा करो कि सर वो रे भी इस लिक्विड के अंदर घुसना शुरू कर दे. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन का पहले मतलब ये है, ये मतलब है, पहले ये समझो. इस सेंस में वो लोग आर मिनिमम बोल रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा हुआ, मतलब रेडियस अगर बहुत बड़ा हुआ, इंटरनल रेडियस, मतलब बेसिकली थिन कैपिलरी इज वेरी वेरी थिन. कैपिलरी जो पतला है, इंटरनल रेडियस इज वेरी ह्यूज. मतलब इंटरनल रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम एज आर नॉट. लेट्स से अरे ताले तो कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करो, वो तो ठीक लिक्विड के अंदर पास कर ही जाएगा. ठीक है, ओके. लेकिन हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए. व्हाट इज द मिनिमम रेडियस? ठीक है, मतलब उससे अगर कम रेडियस हो तो ठीक कोई लाइट रे बाहर निकल जाएगा. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. ठीक है, ओके. तो इफ यू टेक लाइक द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइट रेज, तो बहुत सारे लाइट रेज आ सकते हैं. ठीक है, कोई लाइट रे अगर थोड़ा, एक चीज सोचो, कोई लाइट रे नॉर्मली गिरा, वो तो भाई नॉर्मली पास करेगा, वो तो लिक्विड्स के रीजन से पास करेगा ही. ठीक है, लेकिन कोई लाइट रे ऐसे एंगल में गिरा, कोई लाइट से थोड़ा कम एंगल पे गिरा. ठीक है, इनके साथ सबके साथ थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रे डायग्राम होगा. ठीक है, आई वांट कि वो लिक्विड वाले रीजन से पास कर, यार एटलीस्ट लिक्विड को एंटर कर. ठीक है, जस्ट एंटर. हाँ, कि इंटरनेट फिक्स ना हो. तो तुम्हें जिज्ञासा पड़े कि इंटरनेट कितना चूज करोगे. एक्सटर्नल रेडियस आर नॉट फिक्स्ड. वो इंटरनेट आर कितना कि वही तो इंटरनल रेडियस, वही तो इंटरनल रेडियस है कि तुम क्या चूज करोगे, उसका मिनिमम वैल्यू क्या चूज करोगे. तुम कैपिलरी बना रहे हो, तुमने कैपिलरी का फैक्ट्री क्रिएट किया, तुम्हारी कंपनी कैपिलरी ट्यूब्स बनाती है, तो वो इंटरनल रेडियस तुम कितना लोगे ताकि हर लिक्विड, हर लाइट रे लिक्विड पे एंटर करे. तो डायग्राम में এমনি আর যায় দেখিয়েছে, ওই ইন্টারনেট বলার মানে বুঝতে হবে কি
ये अंदर का रेडियस का बात कर रहा है, लेकिन वो आर का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, মানে যতগুলো আর পসিবল ও হচ্ছে বেশি হওয়া উচিত, হচ্ছে ওই মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে কম হবে, তো মিনিমাম ভ্যালুটাই জিজ্ঞেস করছে আর মিনিমাম, মানে ফাইনালি তোর आंसरটা আসবে ओनली इन टर्म्स ऑफ आर नॉट म्यू 1 म्यू, इनके टर्म्स में ही आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेल्स में ही लेंगे, मुझे पता नहीं मुझे कितनी बार डायग्राम करना पड़ा। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑन TIR बिकॉज, अच्छे समझिए, आपको μ1 लेस देन म्यू बोला हुआ, ठीक है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपेयर टू दिस। अब तुमको पता है तो TIR कब होता है, व्हेनेवर लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो सोचो आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल लाइट रेज কোনো লাইট রে এখানে এন্টার করলো, এটা আরবিট্রারি জেনারেল একটা লাইট রে নিয়ে ভাব, थिंक अबाउट दिस। अब यहाँ पे काफी कुछ लॉजिक है, तो लाइक कॉपी ना करके मैं बोलूंगा बस सुन लो, समझ लो पहले। ठीक है, टॉप व्यू देख रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोकल नॉर्मल ड्रॉ किया, लोकल नॉर्मल क्या हो सकता, कौन सा होगा, द रेडियस रेयर टू डेंसर, दिस टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे नॉर्मल की तरफ थोड़ा टर्न किया, अब ये जाने का प्रयत्न कर, ट्राई कर, यहाँ पे क्या होता, सेम नॉर्मल इन्वर्ट, तुम बोलते सर दीज टू आर रिवर्सिबल केसेस। ठीक है, दोनों रिवर्सिबल केसेस है, तो जैसे एंटर करता वैसे फिर वो निकल जाता, दिस शुड हैव हैपेंड, बट हम ये होने नहीं देंगे। हमको चाहिए कि अंदर में एक खाली रीजन है, रेडियस ऐसी है कि ये रे भी उस रीजन में, लिक्विड वाले रीजन में घुस जाए। अब एक चीज तुम पहले नोटिस कर, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बढ़ाता हूं, ठीक है, ये एंगल बढ़े, ये एंगल सेम होगा ना, क्लियर है ना, वो करोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा है, ये एंगल इमर्जेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज व्हाट, एज लॉजिकली आई इंक्रीजेस, आई को अगर बढ़ाए, क्योंकि एक्सटर्नल जब तक रेज आस, देयर आर मेनी रेज कमिंग एट डिफरेंट एंगल्स ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी भी पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज क्या हो सकता है, 0 to 90, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ इट इंक्रीजेस एंड इट एट मैक्स इट कैन गो टिल 90 डिग्री। अच्छा, आई इंक्रीज करेगा तो आर भी इंक्रीज करेगा, सोच के देखो, आर आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि साइन ए साइन आर इज अ कांस्टेंट ना, आर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा, हमको चाहिए कि जो भी लाइट रे है वो एटलीस्ट इनर जो सर्कल है, वो इनर जो पोर्शन है उसमें हिट करे, उसको वो लाइक लिक्विड को एंटर करे। तो हम लॉजिक ये देते हैं कि सर लेट्स से ये रेडियस, ऐसे केस में तो एंटर करेगा ही नहीं, ठीक है, फायदा ही नहीं है। एक चीज सुनो, एक सपोज मैंने कुछ भी भूल बार रेडियस लिया, अच्छा सब आर आर हो गया ना, पंगा हो जाएगा यार। ठीक है, ओ भाई इसको आर लेंगे और उधर आर को भी रेडियस यूज कर रहा है, एक काम करना यार, ये जो इंटरनल रेडियस है ना, इसको आर प्राइम कर दो तो यार तुम लोग। ठीक है, अपने कैलकुलेशंस में, थ्योरी में ना, वो इंटरनल रेडियस को आर प्राइम से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आएगा ना, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, उसको चेंज कर लेना। ठीक, तो मैं बोलता हूं सपोज ये आर प्राइम का वैल्यू लियो, ऑब्वियसली इस केस में द लाइट इज नॉट एंटरिंग द लिक्विड, आई डोंट वांट दिस, लेकिन ये करने का एक रीजन है, डिटेल्स में सुनो अच्छे से। आई इंक्रीज करेगा तो आर भी इंक्रीज करेगा, तो मतलब अगर ये लाइट रे एंटर नहीं कर रहा है और मैं ये रेडियस पे बैठा हुआ हूं, তাহলে बाकी जो लाइट रे হবে এই লাইট রে গুলো, अच्छा এরাও তাহলে তো এন্টার করবে না, क्योंकि ये जो सक्सेसिव लाइट रेज लोग हैं, इफ यू टेक अदर लाइट रेज व्हिच आर एट अ हायर एंगल, आर भी इनके लिए हायर होगा, तो और दूर भागेंगे ना, तो मतलब अगर ये एंटर नहीं किया बाकी कोई एंटर नहीं कर रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर तुमको ऐसा कोई लिमिटिंग केस चाहिए, अच्छा सुनिएगा, इफ यू वांट अ लिमिटिंग केस जिससे एक्चुअली यू कैन टेक इनटू अकाउंट कि सर सब रेज गुलो एंटर करे, अगर यू वांट टू टेक इनटू अकाउंट कि सर सब रेज ही क्यों नहीं एंटर करते, ठीक है, तो वो लिमिटिंग केस कौन सा होना चाहिए, ना हाउ कैन यू एंश्योर, अच्छा सुनना, हाउ कैन यू एंश्योर कि अगर एक रे एंटर किया मतलब बाकी हर पॉसिबल रे एंटर करे, हाउ कैन यू एंश्योर दिस कंडीशन। ठीक है, तो सुनिएगा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे पंगा समझ में आ गया कि अगर एक रे एंटर नहीं किया उसे हायर एंगल के रेज एंटर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम ये लॉजिक देते हैं, ठीक, हम बोलते हैं कि सर लेट्स से कंसीडर, मुझे और एक डायग्राम लगेगा, चाहिए करना ही छोड़,
हाँ हाँ, मतलब वो जो ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर लेते हैं तो आगे मैं पहले लॉजिक समझता हूँ। मैं बोलता हूँ, मेरे बार बोला हूँ, आई हैव टू एंश्योर दैट ऑल इंसिडेंट रेज एंटर दैट रीजन। तो मैं ये पहले रे डायग्राम बस ये समझाया कि सर अगर ये एंटर नहीं किया तो इनके जो भी चच्चा बच्चा होंगे ना, कोई एंटर नहीं करेंगे। इनके चच्चा यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता है, इनका एंगल बढ़ गया, इनका आर भी बढ़ जाएगा, ये भी घंटा एंटर करेंगे, ये भी एंटर नहीं करेंगे इस रीजन में। तो अगर ऐसा हम, आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, हमको चाहिए कि सब एंटर करें। हाउ डू एंश्योर दैट? तो एंश्योर करने के लिए मैं साइड में और एक रे डायग्राम करके दिखाता हूँ। हम बोलते सर आपने रेडियस रखा है, छोटा ही रखा है सर, कोई बात नहीं, लेकिन कंसिडर अ रे जो बाहर में एकदम एयर से ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंटर कर रहे हैं। well, let's say at this normal, at this local normal, there are many angles possible of incidences. Consider ray जो ग्रेज करके एकदम एंटर कर रहा है at a grazing angle of incidence. मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लोगे, as somebody said, और नोवा said कि सर 90 डिग्री। Consider this ray। अब यहाँ पे तुम थोड़ा अपना स्नेल्स लॉ एंड बेसिक जो भी पढ़े आप लोग लगाओ, ठीक है, कि सर अगर ग्रेजिंग एंगल मतलब आई इज टेंडिंग टू 90 डिग्री, ठीक है, पाई 2 पे एंटर कर, तो भाई वो रे सॉर्ट ऑफ अंदर में एंटर कर जाएगा, अंदर में एंटर कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ अंदर में जिस एंगल पे एंटर करेगा वो चाहो तो तुम इस तरह से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। लिख दो, ये लिखिए, इस पॉइंट के लिए सेंस लॉ लिखता है, फॉलो करना क्या हुआ सेंस लॉ, म्यू साइन, सॉरी 1 साइन, बाहर में एयर है ना, 1 साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू म्यू साइन, पता नहीं कौन सा आर प्राइम नहीं आर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आर आपको 1 बाई, बेसिकली क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन आएगा, साइन आर इज 1 बाई, मतलब बेसिकली दिस इज द रिवर्सिबल केस ऑफ लिमिटिंग टी आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो अंदर घुसेगा तो सही, घुसेगा तो सही, ठीक है, एंटर किया, ये एंगल हुआ, ध्यान दीजिएगा ये एंगल, दिस एंगल इज आर, इसको आर ना लिखे आर नॉट लिखता है, आई मीन अ स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, और दिस लिमिटिंग केस, ठीक है, तो ये एंगल आर नॉट। अब इस केस के लिए बात करके फायदा क्या, देखो, अच्छा नाउ लेट्स से आई कैन एंश्योर, लेट्स से ये चीज समझो, लेट्स से मैंने आर रेडियस ऐसे ही रखा आर पे कि ये लाइट है इसके सरफेस को हिट कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैं खुश हो गया कि सर ऐसा केस तो नहीं हुआ ना कि सर साइड से बिना देखा के निकल गया, हिट तो किया, मतलब अब मजेदार है, आप लाइक मे भी ये एंटर कर पाए लिक्विड को, हमको बोला है, क्वेश्चन पूछा है कि लिक्विड को एंटर करे चाचा, तो मे बी इट कैन एंटर द लिक्विड। लेकिन हम बोलते हैं सर इससे फायदा क्या है, अगर मैं इसको लिमिटिंग केस लेता हूं तो देखो क्या होगा, ये आइडिया लगाओ, अप्लाई दिस आइडिया, एज आई इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस, तो मैंने आई ये लिया, तो इसका उल्टा एज आई डिक्रीजेस आर शुड आल्सो डिक्रीज, तो यहां पे वो आइडिया लगाओ कि सर आई इक्वल्स टू पाई बाई 2 के लिए अगर एंटर कर गया, सरफेस को हिट कर दिया सेकंड सरफेस को, तो এই যদি কম অ্যাঙ্গেলে দেখি ওরা তো আরো পেন্ট করবে, তো ওরা গ্যারাंटी हिट करेंगे, बात समझ में आई? दिस इज हाउ आई एंश्योर, ठीक है, मेरा काम बार बार काम है, लॉजिक समझो, मेरा बार बार काम है, आई हैव टू एंश्योर कि ऑल इंसिडेंट रेज मस्ट हिट द सेकंड सरफेस, साइड से ऐसे निकल नहीं जाने चाहिए, आई डोंट नीड दिस, ठीक है, डोंट वांट दिस, ठीक है, डोंट वांट दिस, ठीक है, समझो बात। तो हम लोग बोलते हैं कि चाचा आप क्या कर सकते हो, इंश्योर करो, बस इंश्योर करो कि पाई बाई 2 वाला किसके सरफेस पे पहुंच जाए, पाई बाई 2 वाला रे रिफ्रैक्शन के बाद इस सेकंड सरफेस पहुंच जाए, अगर ये पहुंच गया मतलब बाकी सब लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाकी सबके लिए एंगल कम होगा ना। तो इफ आई डिक्रीजेस आर डिक्रीजेस, आर बेसिकली आर बिकम्स लेस देन आर नॉट, ठीक है, देयरफॉर all rays, all incident rays hit the second surface, all incident rays hit second surface। तो इसमें कैलकुलेशन बाद में है, सबसे पहले इतना कुछ दिमाग लगाना है, और खुद ब खुद आप सोचोगे कैसे, ठीक है, तो पहला ये पर, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब वो जब सेकंड सरफेस को हिट करे आप पंगा है, क्योंकि आप तुम बोलोगे सर म्यू वाज ग्रेटर म्यू वन वाज स्मॉलर, नाउ द लाइटर इज मूविंग, मतलब सेकंड सरफेस पे द लाइटर इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अरे सर अगर डेंसर टू रेयरर ज्यादा है वहां पे तो चाप है ना, वहां पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का एक पॉसिबिलिटी आ जाता है, और अगर वहां पे फिर टी आई आर होने लगा तो लिक्विड में घंटा एंटर करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल लाइट मस्ट एंटर द लिक्विड, तो भाई अभी और सोचना बाकी है,
ठीक है। तो देखो लिमिटिंग केस के लिए ही आपको सोचना है, लेकिन इतना कुछ इस तरह से सोचना है। तो सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि जो π/2 वाला लाइट रे है वो अगर सक्सेसफुली सेकंड सरफेस को हिट किया, देखना इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना देयरफॉर ऑल इंसिडेंट रेज हिट सेकंड सरफेस। मैंने ये नहीं लिखा कि ऑल इंसिडेंट रेज एंटर द लिक्विड। लिक्विड एंटर करना वो डिपेंड करता है फिर टीआईआर के ऊपर। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टीआईआर क्योंकि डेंसर से रेयर में जाने वाला है यार वो, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू1। तो अगर टीआईआर हो गया तो लिक्विड एंटर नहीं कर पाएगा लेकिन हिट कर पा। सो अगर स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 लेता है, देयर इज लाइक वी एंश्योर, वी गारंटी कैन से कि सर हाँ सर जितने रेज है वो सेकंड सरफेस को हिट तो करेंगे। अब मेरा काम है कि जितने लोग हिट करेंगे उन सबको अंदर में लेके भी जाना है। हाउ डू आई एंश्योर दैट? अब ये ठीक है, अब उसमें जाते हैं लॉजिक। तो पहले इतना लॉजिक समझ लो, इसमें कुछ कॉपी करना है कर लो, फिर कुछ दिक्कत है तो बोलो। देखो सर अब ये सेकेंड पार्ट कि मुझे चाहिए कि सब लोग अंदर में एंटर करें, टीआईआर सफर ना करें। तो अब हम बोलते हैं सेकेंड, हाँ आई नीड वन मोर डायग्राम। डायग्राम पे डायग्राम किया जा रहा है बस। मेंस में कभी कभी इस तरह का देता है तो एकदम नया इनोवेटिव टाइप से, एडवांस में यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक, तो देखिए सर सब लोग काइंडली थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो सर पहले बार बार एकदम क्लियर कर लो सर, ग्लास जो है म्यू विच इज ग्लास एंड म्यू1 विच इज लिक्विड, ग्लास इज डेंसर लिक्विड इज रेयर, ये बोल दिया आपको। हाँ तो इसके सर्फेस पे टीआईआर का पॉसिबिलिटी आप देखो। कोई लाइट रे सपोज आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए तुम लोग, ज्योमेट्री लगाओ। कोई लाइट रे आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर और कोई लाइट रे हुआ इस तरह से, ठीक है, और कोई दूसरा लाइट रे हुआ, इन सबके लिए चीज समझो, इन सबके लिए अगर इसका टीआईआर हो गया, इसका टीआईआर 20 हो गया, बाकी वालों का टीआईआर हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्यों? हमको लग रहा है ना ज्योमेट्री बड़ा सा करना चाहिए। ठीक है, बड़ा कोई आप ऐसे सोचो, मैं वो बाहर वाला रीजन दिखाई नहीं रहा हूँ, उसको थोड़ा बड़ा करके करता हूँ, रुक जाओ, ज्योमेट्री लगे। ये लिक्विड वाला रीजन है, ये ग्लास, जो आउटर मोस्ट रेडियस है वो कहीं और है। ठीक है, मतलब मैं बस इस पर मैं नहीं फोकस करना चाहता हूँ, तो मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ। देखो इफ यू कंसिडर दिस रे, ये रे कहीं से आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया तो, ठीक है, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो, तुम ऐसे सोचो, रहा ऐसे समझाता हूँ। और कोई दूसरा रे लेते हो जो इस तरह से आता है, ठीक, अच्छा इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नोटिस करो कम जाएगा ना, क्योंकि इसके लिए नॉर्मल तो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ही विल फेस अ डिफरेंट नॉर्मल, ज्योमेट्री करके देखो, इसके लिए एंगल कम जाएगा, यहाँ पे और एंगल कमेगा। ठीक है, हम अच्छा एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम गया इट्स बेटर फॉर अस, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कम गया मतलब देयर इज अ ह्यूज चांस इट कैन बी लेस देन द क्रिटिकल एंगल, एंड इसका मतलब देयर विल बी नॉर्मल रिफ्रैक्शन, वो अंदर में रिफ्रैक्टेड रे घुस जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होने में ही चाप। ठीक है, तो अगर इधर रेज लेते हो, बाप रे बाप, ये देखो इमनी कोड, यहाँ इन लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इंक्रीज, देखो। ठीक है, ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि स्टार्टिंग में एकदम बाहर से जो रे वो R0 एंगल से वो π/2 से गिरा था R0 पे, फिर आके हिट किया था, उस रे के कंपैरिजन में कोई दूसरा रे तो होगा नहीं अब, क्योंकि वही तो खुद लिमिटिंग रे था बाहर से जो आ रहा है, उस रे के कंपैरिजन में बाकी सब रेस के एंगल एक्चुअली स्मॉलर होंगे। ठीक है, ओके, चाहो तो पिछले वाले डायग्राम में यहाँ पे ऐसा सोचना, बीच में मैं एक डिफरेंट कलर में दिखा रहा हूँ एक बार, सो मेसी, ये रे सोचो, इसका एंगल बाहर में π/2 से कम है तो यहाँ अंदर में R कम है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कम जाएगा सेकंड सरफेस में, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम जाएगा। ठीक है, तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि ऑल रेज दैट
एंटर द ग्लास, मतलब एंटर द ग्लास रीजन, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, उन सबका ग्लास एयर इंटरफेस पे एंगल कम है, ठीक है, कंपेयर टू दिस। इसका मैं लिमिटिंग एंगल लेता हूं, तो यहीं पर कर दे रहा हूं, इसका लिमिटिंग एंगल को मैं लेता हूं, लेट्स से आई जी लेता हूं, आई जी ऐसे लिखता हूं, ठीक है। जो लाइट लिमिटिंग लाइट रे यहाँ पे एंटर किया, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ग्लास लिक्विड इंटरफेस इट इज आई जी, ठीक है। बाकी जितने रेज होंगे सबका एंगल आई जी से कम, तो यही यहाँ पे दिखाते हैं बेस्ट, ये आई जी है, बाकी हर रे का आई जी से कम, ठीक है। तो फॉर ऑल इंसिडेंट रेज, फॉर ऑल रेज हिटिंग ग्लास लिक्विड इंटरफेस, जितने रेस बाहर से आ रहे सब तो ग्लास सरफेस को हिट कर रहे हैं, सेकंड सरफेस को हिट कर रहे हैं, लेकिन सबका एंगल आईजी से कम, ठीक। नाउ मेरा काम क्या, मैंने अभी बोला आई वांट कि जितने रेज आ रहे हैं सब अंदर में एंटर करें, बाहर ना चले। तो मेरा काम क्या, मैं बोलूंगा सर अगर आईजी क्रिटिकल एंगल हुआ लिमिटिंग केस में, तो इफ आईजी खुद क्रिटिकल एंगल हुआ, क्रिटिकल एंगल किसके लिए, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास लिक्विड इंटरफेस, क्योंकि क्रिटिकल एंगल इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया। ग्लास लिक्विड इंटरफेस के लिए जो भी क्रिटिकल एंगल होगा, मुझे नहीं पता, वो कैलकुलेट करूंगा, लेकिन अगर आईजी का वैल्यू उसके बराबर होता है तो वो क्या करेगा, वो तो ग्रेस करके निकल जाएगा, ऐसा मैं पढ़ा था ना, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होने से क्या होता है, ग्रेस करके निकल जाता है, ठीक है, ऐसा। लेकिन बाकी हर रे क्या करेगा, इट विल सक्सेसफुली एंटर। तो इफ आईजी इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, इट implies all other rays undergo refraction, not TIR, मतलब वो लोग अंदर में लिक्विड को एंटर करेंगे, एंटर्स लिक्विड, ये लिमिटिंग केस है, ये एंटर नहीं करेंगे, ग्रेस करके निकल जा रहा है, लेट्स, ठीक है। बाकी हर लोग एंटर कर पाएंगे, okay। क्योंकि बाकी सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है मतलब नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तब ना रिफ्लेक्शन होता है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, फाइनली एकदम एंड में, अगर एंड एकदम फाइनली अगर हम बोलते कि अच्छा सर हाउ कैन वी एंश्योर दैट ऑल इंसिडेंट रेज इन द लाइक आउटसाइड एयर से जितने इंसिडेंट रेज है सबके सब अंदर के लिक्विड को एंटर करें, तो उसके लिए रे डायग्राम, लिमिटिंग रे डायग्राम कैसा होना चाहिए, लिमिटिंग रे डायग्राम तब ऐसा होना चाहिए। तो इतना कुछ डिस्कस करने के बाद फाइनल पिक्चर दिमाग में आता है। बहुत जगह ये फाइनल पिक्चर डायरेक्टली बोल देंगे, लेकिन खुद से सोचना, अगर एक नया प्रॉब्लम आपको मिलता है, अगर खुद से सोचना, दिस इज हाउ यू थिंक, ये तरीका होता है सोचने का, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, तो इस तरह से आपको सुनना पड़ेगा, हर एक चीज बारीकी से देखना पड़ेगा कि सर एटलीस्ट वो सेकंड सरफेस को हिट करता है तो भाई एंटर भी करता है, टीआईआर नहीं कर जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली योर लिमिटिंग रे डायग्राम इज दिस, देखिएगा आप लोग, इसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन भाई दो लाइन का होता है, एकदम पाती, ठीक। तो लिमिटिंग रे डायग्राम फाइनली ये आ रहा है, कंसीडर लाइट रे जो ग्रेस करके एयर से आ रहा है, वो इसके सरफेस को हिट कर रहा है, इसको सरफेस को ग्रेस करके हिट नहीं कर रहा, सेकंड सरफेस को हिट कर रहा है, बट वो हिट कर रहा है उसको क्रिटिकल एंगल, ठीक। यहाँ पे जो लोकली क्रिटिकल एंगल है उस पे हिट कर, थीटा सी पे, और ये 90, वो क्रिटिकल एंगल पे हिट करने के बाद वो क्या करेगा, वो खुद ग्रेस करके हो सकता है निकल जाए ऐसे। या हम लोग बोलते हैं ना, जो जब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट होता है तो वो एक्चुअली रिफ्रैक्ट, जो ट्रांसमिट, वो जो भी रे है, रिफ्रैक्टेड रे व्हिच इज टैंजेंट टू द सरफेस, उसमें एक्चुअली एनर्जी नहीं रहता, मेन एनर्जी रिफ्लेक्टेड रे में रहता है। सो बाय दिस टाइम वो एक रिफ्लेक्टेड रे है ऑलरेडी, ठीक है, बट यू नीड नॉट वरी, क्योंकि इसके बियॉन्ड जितने रेज आएंगे वो सबके सब अंदर में एंटर करेंगे सक्सेसफुली, ठीक है। नाउ फॉर दिस लिमिटिंग केस, तो ये लिमिटिंग केस का रे डायग्राम बन गया, ठीक। अब इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना है कि सर ये आर कितना है, but this will ensure the minimum radius, ठीक है। मिनिमम लिमिटिंग केस है, मिनिमम रेडियस ये हो, ये केस 8 থেকে বড় হলে এটা গ্যারান্টি হবেই হবে, ठीक है। मतलब इससे छोटा होने से नहीं है, इससे छोटा होने से प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे छोटा होने से प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है, कि कुछ रेज एक्चुअली टीआईआर करेंगे, कुछ रेज मैंने एक नहीं, जस्ट लिमिटिंग रे नहीं, कुछ बंच ऑफ रेज विल एग्जीक्यूट टीआईआर, बाकी लोग एंटर करेंगे, ठीक। और इससे बड़ा होने पे यू कैन इंश्योर कि सब लोग ही एंटर करेंगे, टीआईआर किसी का होगा ही। यहां पे अंडरस्टैंड, ये लिमिटिंग केस में बस एक रे का टीआईआर हो रहा है, लिमिटिंग रे का,
और लिमिटिंग रे का जिसका टीआईआर होता है जो ग्रेस करके निकलता है उसमें ऑलमोस्ट कुछ रहता ही नहीं है, ऐसा मान सकते हो एनर्जी। ठीक है, तो वो लिमिटिंग रे का हो रहा है, बाकी सब लेकिन अंदर में। ठीक है, सो अंडरस्टैंड की किस तरह से लिमिटिंग केस हम लोग चॉइस कर। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशंस में ऐसा होता है कि सर ये मिनिमम रेडियस है और ये आपको आर नॉट दिया हुआ था टोटल रेडियस, बस अब ज्योमेट्री लगाओ। ठीक है, ये पॉइंट ले लो, तो रे डायग्राम क्लियर करो, किसी को डाउट है पूछो। ठीक है, काफी कुछ सोचने का है। ठीक है, सो टेक दिस ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अच्छा क्रिटिकल एंगल चाहे तो क्रिटिकल एंगल पहले निकाल सकते हम। ठीक है, फॉर द ग्लास इंटरफेस, तो म्यू साइन थीटा सी, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू 1 साइन 90। 90 मतलब ये वाला एंगल। हाँ, ओके, टीआईआर हो रहा है, मेरा लिमिटिंग केस में टीआईआर हो रहा है ऑन द ग्लास लिक्विड इंटरफेस, तो साइन थीटा सी का एक्सप्रेशन आएगा म्यू 1 बाई म्यू। तो थीटा सी हमको पता है। अब यहाँ पे हमको एक्चुअली निकालना था वो आर मिनिमम का वैल्यू। तो यू आर गेटिंग अ ट्राइंगल हियर, यू कैन सी ये ट्राइंगल। अच्छा नोटिस करना ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल आर नॉट, दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस येट अगेन, ये आर नॉट हमको पता है। ठीक है, तो आर नॉट है। ठीक है, सो मतलब दिस एंगल। अच्छा आर नॉट वाज ऑलरेडी द रेडियस, कम ऑन मैन, वही सोचो कि बाहर का रेडियस भी तो आर नॉट। तो इसको अंदर वाला जो एंगल है ना, अगर चेंजेस करना चाहो, वंस अगेन यू हैव टू मेक सम चेंजेस मॉडिफिकेशंस, तो आर नॉट आ जाएगा। तो क्या करें, इतना कुछ ना करके तुम लोग, मैं तो इजीली मिटा दूंगा, तुम लोग थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा ले लेते हैं भाई, ठीक है, इतना झमेला करेंगे, अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए के चक्कर में आर, तो उसको अल्फा कर लेना यार, जो पहले सरफेस पे एंगल बना है, तो पाई बाई 2 ये अल्फा, फिर वो आई जी। ठीक है, सो पाई बाई 2 ये एंगल अल्फा। ठीक है, तो यू आर गेटिंग अ ट्राइंगल, यू कैन सी एबीसी ट्राइंगल मिल रहा है, जहां पे थीटा सी पता है, अल्फा पता है, आर मिनिमम निकालना है, आर नॉट इज नोन। ठीक है, तो इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, यू कैन यूज साइन रूल, मैथ्स में तो पढ़ लिया इतने दिन में यार, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, साइन रूल। ठीक है, एबीसी वाला ट्राइंगल अगर ध्यान दो ना, तो एबीसी का ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ठीक है, यह एंगल अल्फा है। ठीक है, ये साइड आर नॉट है, ये आर मिनिमम है। ठीक है, एंड दिस एंगल इज लाइक 180 माइनस थीटा से। ठीक है, तो होता है ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी, इस तरह से तो कर लो यार। ठीक, ये थीटा सी है तो ये लगा लेना, मैं इसको थीटा सी लिखता हूँ फिलहाल, थीटा सी अंदर का 180 माइनस थीटा सी। तो साइन रूल लगाते हो, जो लोग आप लोग वो लामिस थ्योरम में भी यूज करते हैं, याद करना। यहाँ पे बोलोगे सर आर नॉट by sine of the opposite angle, the opposite angle is 180 minus theta c, sine of 180 minus theta c, तो sin theta c आएगा equals to r minimum by sine of opposite angle, तो sine of alpha। तो बस कैलकुलेशंस कर लो अब यहाँ पे। ठीक, साइन ऑफ बड़ा सा 180 माइनस थीटा c, तो यहाँ से करो आर मिनिमम निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आर मिनिमम। सो ज्योमेट्री आपको थोड़ा देखना है, सेल्स लगाना है, एंड देन यू कैन अप्लाई साइन रूल टू फाइंड। ठीक है, मैं यहाँ पे दो साइड से और दो एंगल है, तो वहां से निकाल सकते हो, आपको एक साइड चाहिए ना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस फाइथागोरस लगा पाओगे, तो इतने दिन में ये सब पढ़े तो ये यूज कर लो। आर मिनिमम आपका आ रहा है, साइन अल्फा वाज ऑलरेडी 1 by म्यू आई गेस, राइट, या साइन अल्फा वाज 1 by म्यू। ठीक है, एंड साइन थीटा सी इज म्यू 1 by म्यू, बहुत बढ़िया, म्यू में खड़े हैं, चेक करो, साइन अल्फा इज 1 by म्यू, म्यू ऊपर गया, and sin 180 में sin theta c is like mu 1 by mu, तो mu में cancels off, you actually have r naught mu 1। wow, so the minimum radius of the inset region is actually r naught by mu 1। it does not depend, एक चीज नोटिस करो, कितना इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा है, the minimum radius of the glass does not depend on the glass refractive index, it depends on the liquid refractive index। if our calculations are all right, yes। सो मिनिमम रेडियस जो रखना है वो आउटर रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट इवन ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बोलो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, डिपेंड नहीं करता। तो प्रीटी इंटरेस्टिंग, प्रीटी नाइस। ठीक है,
आर नॉट बाई म्यू है, अच्छा यस बाई म्यू, सॉरी म्यू वन बाई म्यू ना, ऊपर में म्यू कट रहा है, बेसिक हो जाता है। हाँ हाँ भाई मैं चेक कर लूँ, मतलब म्यू वन रह रहा है, म्यू कट जा रहा है, म्यू मैटर नहीं कर रहा। वाह, सो आर मिनिमम इज आर नॉट बाई म्यू वन, यस। तो दिस हाउ यू थिंक, तो लिमिटिंग केस आपको खुद इस तरह से सोचना है। तो कभी अगर एक प्रॉब्लम मिला तो बी केयरफुल, जैसे बहुत सारे बुक्स में क्या करते हैं, कभी कभी लिमिटिंग केस ऐसे दिखा देते हैं कि कंसिडर दिस रे, अरे क्यों कंसिडर करेंगे, दिमाग में क्लिक ही कैसे करेगा कि वो लिमिटिंग रे डायग्राम होना चाहिए। तो आज इस प्रोसेस में समझ नहीं, सोचने वाला तरीका ऐसे ही है कि लिमिटिंग रे डायग्राम के लिए अगर ये चीज हो पा रहा है, बाकी हर इंसिडेंट रे के लिए अंदर में लिक्विड एंटर करेगा ही करेगा, वो इंश्योर करने के लिए हमने इतना कुछ सोचा है। तो दिस इज इट, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो देयर आर बंच ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा बोला हुआ है, बोला है कि सर एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट it enters a thick glass slab from air as shown. मुझे ड्रॉ करना, इधर की तरफ मतलब ये y x ऐसा कुछ, ठीक है। ये पूरा इधर मीडियम, a ray of light enters a thick glass slab, so thick glass slab, slab कितना थिकनेस है नहीं बोला, ये रीजन मतलब नीचे वाला रीजन पूरा ग्लास स्लैब, ठीक है। फ्रॉम एयर, ऊपर में एयर है, ये मतलब ये इंटरफेस, हाँ जो एक्स एक्सिस है ना वाला लाइन है ना, वो इंटरफेस है। So real light enters a thick glass slab from air as shown in figure, ठीक है। as shown उसको ऐसे दिखाया गया कि लाइटर यहाँ पे जब एंटर करता है ना 60 डिग्री पे एंटर कर, the refractive index of the glass slab, इसका refractive index इस मीडियम का, the refractive index of the glass slab varies with depth y from the topmost surface of the slab, ये मतलब इंटरफेस, इंटरफेस इज topmost surface of slab, ठीक है। ओके, ये मतलब ये पूरा ग्लास स्लैब है, समझ रहे हो ना, नीचे में बहुत दूर तक, ठीक है, क्लियर। So from the top surface of the slab, the refractive index varies as √3 minus 1 by √3 x, wow, where x मतलब y, where y is in meters. Slab is of sufficiently large thickness, वो बोल दिया, मतलब ये नीचे में कितना दूर तक गया पता नहीं, बहुत बहुत थिक है। क्वेश्चन पूछा, what is the maximum depth reached by the ray inside the slab? Find maximum depth reached by ray inside slab, मैक्सिमम डेप्थ रीच बाय रे इनसाइड स्लैब। यहाँ पे बहुत कुछ पूछते हैं कि सर अगर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो पाथ का कर्व होगा, तो उस कर्व इक्वेशन, पाथ का इक्वेशन निकालो। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड फॉर ऑफ यू, ठीक है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे इतना ही सही, इतना ही निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो फिर से बोलता हूँ, रे ऑफ लाइट एंटर्स थिक ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर एज शोन, ठीक है, 60 डिग्री पे घुस रहा है फ्रॉम एयर। The refractive index of the glass slab varies with depth y from the top surface of the slab as b equals to √3 minus 1 by √3 y, where y is in meters. Slab is of sufficiently large thickness. Find the maximum depth reached by the slab, reached by the ray inside the slab. ठीक है, तो सेटअप देख लो। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि यू हैव अ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, बट वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो कॉमन, ठीक है। एटमॉस्फेयर का बोलो, तुम्हारे आई का जो लेंस है उसका बोलो, हर जगह एक ग्रेडियंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। इनफैक्ट इसको बोलते भी ग्रिड, मेरे ख्याल से ग्रेडियंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिजाइन, ठीक है, पता नहीं जो भी। तो मेन चीज है कि यहां से एक चीज नोटिस करो,
एज यू गो बिलो, एज यू गो डाउन। अच्छा क्लियर है ना कैसे ओरिजिन यहाँ पे लिया है 0,0, x axis towards right and y axis below. As you go below, y increases करेगा तो mu decreases. So actually जितना नीचे जा रहे हैं, you are going towards denser to rarer medium. ठीक है ना? Okay. As y increases, mu decreases. We are going from denser to rarer. A denser to rarer में ही there is a chance of total internal reflection. So well, if I proceed with the ray diagram and the idea क्या है? बोला आइडिया समझाता है। आइडिया ये रहता है, लोग बोलते हैं कि सर ये जो स्लैब है, जो फुल स्लैब है, यू इमेजिन दैट इट इज मेड अप ऑफ मेनी थिन एलिमेंट्री लेयर्स। अब बहुत सारे छोटे छोटे लेयर्स इमेजिन करो, ठीक है? ओके, कि इमेजिन दैट इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स, ठीक? तो एलिमेंट्री लेयर्स, एलिमेंट्री पैरेलल लेयर्स। अगर ऐसा सोचते तो होगा क्या? सर पहला जो इंसिडेंट लाइट रे है, पहले लेयर में लेट से उसने रिफ्रैक्शन किया, ठीक है? ओके, रिफ्रैक्शन किया, जैसे रिफ्रैक्शन करेगा फिर से और एक लेयर में जाएगा, फिर डेंसर टू रेयर, फिर से रिफ्रैक्शन करेगा। अरे भाई इसको ना थोड़ा इस 60 डिग्री पे है तो क्या हो, इसको थोड़ा ना दिखाते कम है, तब ना मुझे फ्रीडम मिलेगा ड्रॉ करने में। समझ में आ रही है? ऑल आई मीन इज दिस, पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा समथिंग लाइक दिस, डेंसर टू रेयर है ना, ओ सॉरी, पहली बार क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि y इक्वल टू 0 पे म्यू विल बी √3, सो रेयर टू डेंसर विल टर्न टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ऐसे ही बचा, कोई बात नहीं, ऐसे हो। ठीक है, इसके बाद से आफ्टर दिस डेंसर टू रेयर ही जाएगा, तो कीप ऑन टर्निंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा बेंड करेगा, थोड़ा और बेंड करेगा, तो ऐसे करें, बेंड करते रहे, हल्का हल्का कर बेंड करते रहे, इट विल कीप ऑन टर्निंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओवरऑल इट विल लुक लाइक दिस। मेन चीज क्या है ना, हम लोग इसको जब तोड़ तोड़ के देखते तो हमको लग रहा है कि ऐसा डिस्क्रीट पैटर्न, मतलब ऐसा ब्रेक डांस करता हुआ पाथ है, ठीक, पॉलीगॉन की तरह बन रहा है। लेकिन एक्चुअली बात है, व्हेन यू टेक अ वेरी थिन लेयर्स, एलिमेंट्री लेयर्स, दिस कर्व पाथ, ये जो पाथ है, इट वोंट अपीयर लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेक, ऐसा किंक्ड पाथ आपको नहीं दिखाएगा, यू विल एक्चुअली सी अ स्मूथ पाथ। ठीक है, ओके, जो कि होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सुना ना बचपन से, वो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता है। सो एक्चुअली एड्रेस एंटर करता है, बुक में ऐसे दिखाता है कि सर जो लेयर्स एटमॉस्फेयर के, पहले इधर फिर इधर ऐसे ऐसे करके एंटर किया, तो थोड़ा थोड़ा घूम घूम के, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, तो ना लार्ज स्केल तुमको एक कंटिन्यूअस कर्व पाथ दिखता है। सो लाइट रे इन दिस केस इज एक्चुअली ट्रैवलिंग इन सॉर्ट ऑफ अ कर्व पाथ। ठीक, और किसी एक सरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे रीच कर गया, ठीक, तो वहां पे टोटल इंटरफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। वंस टीआईआर टेक्स प्लेस, एक बार टीआईआर शुरू हो गया तो फिर वो लाइक वापस घूम जाएगा। तो दिस इज लाइक द मैक्सिमम डेप्थ। क्वेश्चन जब पूछा ना मैक्सिमम डेप्थ रीच बाय रे, तो ये कॉन्सेप्ट होगा, ये मैक्सिमम डेप्थ होगा। ठीक है, ओके, रीच बाय रे इनसाइड स्लैब। ठीक, तो आप इसको करते कैसे? तो लोग बोलते कि सर एक तरीका होता कि सर ये पहले ओवरऑल पाथ एक बार निकाल लो, व्हाट वुड द पाथ लुक लाइक, ये पाथ दिखेगा कैसे? ठीक है, okay, in other words you can actually try and find the equation of the path inside it. ये जो भी है ना, you can try and find y as a function of x. ठीक है, find the equation of path, मे बी वहां से ही पता चल जाए, मे बी नॉट, तो देखते हैं। तो आइडिया ये रहता है, whenever you have, अब जो मैं पहले समझा दी कि क्या हो रहा है, तो एलिमेंट्री लेयर्स देख कर सकते हैं। अब एक सेपरेट कॉन्सेप्ट, whenever you have parallel refracting layers, refracting layers, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्या? स्नेल्स लॉ किसी भी दो एडजेसेंट लेयर के लिए क्या है, mu1 sin i या mu1 sin i1 बोलते हो इक्वल्स टू mu2 sin r, राइट? अब हियर इज अ नाइस थिंग, अगर पैरेलल लेयर्स है तो एक सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, नेक्स्ट सरफेस पे दैट विल बिकम द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, ऊपर में ही देखो, ऊपर में देखो, नीचे ही देखो। ठीक,
ऐसा कुछ। बेसिक ज्योमेट्री है कि चचा अगर आप एक रे लेते हो, नोटिस करना यहां पे ये आई है, आई वन है, यहाँ पे ये आर है, लेकिन यही आर नेक्स्ट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा ना, उसको आप I2 बोलोगे। तो लोग यही बोलते हैं कि सर एक, तो अगर बहुत सारे लेयर्स है μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 μ6, बहुत सारे लेयर्स पैरेलल है, तो μ1 sin I1 विल बी इक्वल्स टू μ2 sin R, किंतु फिर μ2 sin R को लिख सकते हो μ2 sin I2, नेक्स्ट टाइम इट विल बी इक्वल्स टू μ3 sin, वहां पे रेडियस, वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर लेकिन वहां पे फिर नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर μ3 एंड μ4, तो μ3 sin I3 इक्वल्स टू अगेन μ4 sin I4, ऐसे करके चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रही? इन अदर वर्ड्स लोग बोलता है कि सर स्नेल्स लॉ के जो रिलेशन है दिस विल ऑलवेज होल्ड बिटवीन एनी टू लेयर्स एंड दैट रिलेशन विल बी इक्वल, इट विल कीप ऑन बीइंग इक्वल, क्योंकि सब पैरेलल लेयर्स है ना। ठीक है, तो चलते रहेगा। इस चीज को इन शॉर्ट लोग ऐसा बोल देते हैं कि सर think of this entire expression as mu sin I equals to constant. Next slide. So therefore you can rewrite this expression mu sin I equals to constant. For a bunch of parallel layers, take elementary layers, you can write this thing. For any surface, for any refracting medium, you can write refractive index in that medium into sine of angle in that medium equals to refractive index of the next medium into sine of angle in that medium, फिर equal to next refractive index next angle, ऐसे करके चलते रहते हैं। तो म्यू साइन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐसा आएगा। बढ़िया, ये आपका आइडिया होगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन से फॉर मेनी पैरेलल रिफ्रैक्टिंग लेयर्स, इस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करेंगे। तो प्रोसीड करते हैं। तो दिस विल होल्ड विद इन ग्लास स्लैब। ठीक, तो हम लोग ऐसा डायग्राम करते हैं। भाई 3/2 ऑप्शन में तो है तो सही। ठीक है, मैंने 1.5 ना 1.5 दिया तो है। अब देखो जब पहली बार वो लेयर में एंटर करेगा, ठीक है, यहां पे तो भाई सर यहां पे तो 60 डिग्री हुआ था एयर में, 60 डिग्री। यहाँ पे जो होगा पहला जो एंगल होगा, उसके बाद से इट विल टेक अ कर्व पाथ, इट विल टेक अ स्मूथ कर्व, इसके बाद से एक स्मूथ कर्व होगा। यू कैन थिंक लाइक दिस। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पे जो एंगल करेगा, ठीक है, वो एंगल लेट से मैं निकालता हूँ I0। ठीक है, I0 बोले जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं बस I0 बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद वाले पैरेलल पे वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। तो यहाँ पे अगर निकालते हैं एक बार 1 sin 60 इक्वल्स टू वहां पे, अच्छा वहां पे y इक्वल्स टू 0 पे देख रहे हो ना, y इक्वल्स टू 0 पे नोटिस करो क्या होगा, इक्वेशन पुट करो y इक्वल्स टू 0 पे एंगल ऑफ मतलब म्यू विल बी √3, तो √3 sin I0। ठीक है, तो I0 कितना आ जाएगा, sin 60 √3/2, तो I0 विल बिकम 30 डिग्री आई गेस, sin I0 विल बिकम हाफ, राइट, √3/2, यस, तो हाफ, तो I0 इज 30 डिग्री। अब इसके बाद से कंटिन्यूस चले जा रहा है, ठीक है, हर बार एंगल चेंज कर रहे हैं। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ y इक्वल्स टू fx, ये निकालने ट्राई करते हैं। इस डायरेक्शन में y है, इधर x है, ये निकालने के बाद ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर आप ये कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे देखो एट अ सर्टेन हाइट y, अब देखो, ठीक है, वहां पे कुछ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस था, कुछ एक म्यू है वहां पे, ठीक है, ओके, एंड वहां पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो, मतलब फॉर दिस एंटायर थिंग आप बोल सकते हो कि विद इन द ग्लास स्लैब, ठीक है,
वो म्यू साइन आई तो कांस्टेंट। अच्छा वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? पहले सरफेस पे जो था वही रहेगा। पहले सरफेस पे कांस्टेंट का वैल्यू कितना था? √3 साइन आई नॉट। एकदम जो पहला एकदम स्टार्टिंग में दैट इज बेसिकली साइन 60। ठीक है, मतलब वो √3/2 जो वहां पे था वही कंटिन्यू होगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा जो म्यू साइन आई। ठीक है, तो √3/2 ये म्यू हो गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी एट एनी हाइट, एंड आई हो गया वहां का जो एंगल है, वहां पे जो एंगल पे वो आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे उस हाइट पे म्यू पे वाई पे जो एंगल है। ठीक है, द एंगल विल कीप ऑन चेंजिंग। द नॉर्मल के साथ एंगल विल कीप ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट हाइट्स, तो वहां पे जो भी एंगल है दैट इज आई। ठीक है, बोल सकते हैं। तो वो आई एंड वो म्यू का ये रिलेशन है। ठीक है, लेकिन म्यू का रिलेशन वाई के साथ दिया हुआ। ठीक है, ये रिलेशन। ठीक है, √3 - 1/√3 वाई, ये म्यू है साइन आई इक्वल टू √3/2। लोग यहाँ पे लॉजिक लगाता है, लोग बोलते हैं कि सर हम लोग साइन आई को ना वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? मतलब इफ यू ट्राई टू फाइंड वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप बोल सकते हैं सर वी कैन गो फॉर दिस। ठीक है, तो बस यहाँ पे दिखाना चाहता है कि अगर कभी कंस्ट्रक्ट करना पड़ा वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स तो क्या करोगे। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है बट स्टिल, तो अगर हम लोग को कभी ये करना है तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर कंसिडर द tangent टू द कर्व, ये y cos to fx है। किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट करते हो, इस मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम उल्टा हुआ है, हाँ, तो ध्यान रखने का। नॉर्मल लोग ऊपर में करते हैं, नीचे में। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने जो ब्लू कलर में डॉटेड लाइन ड्रॉ किया दैट इज माय टेंजेंट। ये कुछ एक एंगल मेक कर रहा है, लेट्स से थीटा। ठीक है, tan थीटा विल बी द स्लोप। ठीक है, एंड दैट विल बी गिवन एज dy/dx, बट tan थीटा कुड बी रिलेटेड टू i। ठीक है, ये अगर आई है नॉर्मल के साथ, ये टेंजेंट मेक्स एन एंगल आई, तो ये आई। ठीक है, तो वो थीटा आएगा बेसिकली 90 माइनस आई, 90 माइनस आई मतलब कॉट आई। सो कॉट आई इज dy/dx। ठीक है, अब कॉट मिल गया तो तुम साइन ए निकाल सकते हो। मतलब मेन चीज है कि साइन ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ इन टर्म्स ऑफ dy/dx, और वहां पे फिर रीअरेंज मार के ये वो करके हम लोग y एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे एक बार ट्राई मार लेते हैं, कुछ अच्छा आएगा कि नहीं डोंट नो, बट करने में क्या है। ठीक है, कॉट के साथ आप क्या रिलेट करते हो? ठीक, कॉट स्क्वायर मैंने कोसेक, राइट, कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बाप रे, हमको कितना पुराना चीज याद करना पड़ रहा है भाई, ये सब तो भूल ही चुके हैं। ठीक है, तो 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर्ड वो कोसेक स्क्वायर देगा, एंड कोसेक लाइक 1 बाय साइन। हाँ, वो घर में बैठे हो? हाँ, पापा है। साइन थीटा जो आएगा 1/√of plus cot square theta, तो well this would be oh my goodness। ठीक है, cot i dy/dx, cot i निकालते हैं तो यहाँ से आएगा, यहाँ से पहले sin i निकाल लेते हैं। sin i will be, इसको पूरा निकालना होगा, cosec i निकालते हैं। 1 by sin ये जाएगा 2/√3, √3 किससे डिवाइड हो गया, 2 माइनस 2/3y। इन दोनों को रिलेट करना है। ठीक है, तो विल गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ dy/dx एंड ऑल। तो cot i is 1 plus cot square theta cot square i, this is like 2 minus 2/3। ठीक है, तो 3 गया, 3 उधर गया, और 2 minus 2/3y cot square i, और मुझे सिर्फ cot i चाहिए, तो cot i will be पूरा नेगेटिव आ रहा है, कुछ गलती कर रहा है।
एंगल फाइनल सब ठीक है ना, ये आई दिस विल बी 90 माइनस थीटा म्यू sin i dy upon dx, स्लोप थीटा इधर से लेते हैं ना हम लोग, पॉजिटिव एक्स से लेते हैं थीटा, तो cot i ना ठीक है, तो cot i इज ठीक है, तो क्या सोच रहा हूँ, ओके ऐसा 2 माइनस क्या बोले समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ रुको रुको, हाँ, तो ओ भाई ये तो अच्छा सा, तो cot i अगर निकालना है dx तो मतलब अच्छा नहीं आ रहा बेसिकली। हाँ हाँ, तो इसको अगर मैं करने भी जाऊँ तो भाई मतलब बाप रे बाप, ठीक है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ से हम लोग किए अगर, ठीक है, यू कैन ऑब्टेन दिस थिंग, क्या बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन बहुत गंदा आ रहा है, तो ठीक है, तो मोस्टली फॉर दिस इक्वेशन निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा रुक जाओ थोड़ा मानते हैं, ठीक है, बट बहुत मन कर रहा था, ठीक है जो भी है, अगर निकाल लिया कोई तो अच्छी बात है, बताना जरा। हाँ, तो बैक टू प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम में आते हैं। अच्छा मेन प्रॉब्लम में ये बोला था कि सर मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा जब वो लाइक रे इनसाइड स्लैब, ये चीज, ठीक है, तो इक्वेशन से ना करके मतलब अगर y को एफ एक्स निकालते तो मे भी वहां से देखते, नहीं तो सिंपल यहाँ पे हम लोग ये लगा सकते हैं कि सर अगर मैक्सिमम डेप्थ निकालना है आपको, तो मतलब वो केस होगा जो यहाँ पे बोल रहे थे, जैसे बचपन में वो लोग मिराज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जहाँ पे ये TIR होता है, ठीक है, और किसी एक सरफेस पे जाके वो टोटली डिफ्लेक्शन होगा, जस्ट ग्रेस करके निकलेगा सरफेस को, मतलब किसी एक जगह पे वो ग्रेस करेगा एंड उसके बाद वहां से स्लाइटली टर्न्स बैक, उसके बाद से लेकिन इट विल कीप ऑन टर्निंग बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि उसके बाद से जैसे वो ऊपर जाना शुरू करेगा इट विल एनकाउंटर डेंसर मीडियम्स, तो उसके बाद से इट विल स्लाइटली कीप ऑन टर्निंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वहां पे फिर एक कर्व आएगा। तो इस केस में अगर हमको निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम डेप्थ है, ठीक है, स्टार्टिंग में बोल देते हैं एट मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, हम लोग पकड़ सकते हैं कि सर TIR हुआ है एंड सरफेस को ग्रेस करके निकला है, ठीक है, तो रे ग्रेजेस अ सरफेस, मतलब वहां पे I90 पकड़ लो, ठीक है, रे ग्रेजेस सरफेस I90, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर म्यू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने जो म्यू साइन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट करके कुछ किया था, वहां पे म्यू की वैल्यू पुट करेंगे लेकिन साइन आई में हम लोग 90 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन था म्यू साइन आई इज √3/2, तो डायरेक्टली यहीं से हम लोग मतलब लाइक y का एक्सप्रेशन, म्यू में ऑलरेडी y आ रहा, तो वहां पे कुछ निकाल सकते हैं हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन हाँ जनरली अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ पाथ बोलते हैं तो ये तरीका रहता है करने का, जो कि यहाँ पे बहुत कम्बरसम हो जाए। इफ यू गो बैक टू दिस, तो I90 हुआ, तो यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ तो उसमें आएगा आपका म्यू साइन आई इक्वल्स टू √3/2, तो यहीं पे कर लेते हैं, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, तो म्यू साइन आई इक्वल्स √3/2, यह कहाँ से आ रहा है, वो म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट से आ रहा है, since sin i is और like 1 आ जाएगा और mu is this, तो this equals to √3/2। अब यहाँ से थोड़ा बहुत रीअरेंज मारो, मार के देखो कि y आपका क्या आ रहा है, ठीक, तो रीअरेंज करते हो तो वही बात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई गेस √3/2 इक्वल्स टू y/√3, तो y जो मैक्स आया इट इज
3/2। ओके, यहाँ पे और एक दो प्रॉब्लम्स है जहाँ पे फंक्शंस थोड़े डिफरेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि लीनियर फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ वाई, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, मे बी इसके लिए अच्छा आंसर है, मतलब वाई इज फंक्शन, डोंट रिकॉल, मतलब देयर आर डिफरेंट फंक्शंस, हर बार म्यू का एक फंक्शन दिया रहता है जनरली इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, म्यू का कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा और वहां से अपने को निकालना पड़ेगा, जनरली ये रहता है ऐसे कुछ, ठीक। तो बस नो द प्रोसेस, ये तो दो तीन मेन कॉन्सेप्ट, जो और एक टाइप रहता है, तो ये एक टाइप था मोस्ट कॉमन, जो और एक टाइप रहता है वो इस तरह का रहता है, ठीक है? ऐसा दिया रहता है आपको, बोलते हैं कि सर देयर इज अ मटेरियल, ठीक है, देयर इज अ बेसिकली स्लैब, नहीं डिस्क, हाँ बाप रे, मैं इसका फोटो लिख के भेज देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। मेन चीज ये बोला है देयर इज अ थिन डिस्क, एक पतला सा डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का थिकनेस दिया हुआ है d, consider thin disk of uniform thickness d, it's made of a transparent material। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, मटेरियल के बारे में तुमको बोला हुआ है, the refractive index varies with distance smaller from the center, with distance smaller from center, ठीक है, मतलब ये डिस्क आप समझ रहे हो ना, ये डिस्क आप साइड से देख रहे हो, ठीक है, लुकिंग एट इट फ्रॉम द साइड, सामने से देखोगे तो ये ऐसा है, ठीक है, तो फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, फ्रंट व्यू वुड लुक लाइक दिस, सर नॉर्मल डिस्क आपको, ठीक है, ओके, डिस्क का जो रेडियस दिया हुआ, ठीक है, वो लेट्स से कैपिटल आर, जिसका ऊपर देखो, जिसका रेडियस ये कैपिटल आर, एंड रेडियली म्यू वैरी कर रहा है, इट वैरीज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, मतलब एक रेडियल वेरिएशन है, समझ में आ रहा है कैसे, दिस इज अ रेडियल वेरिएशन विद इन द डिस्क मैन, ठीक है, ओके, तो रेडियली वैरी कर रहा है। अब बोला हुआ है कि अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डिस्क, ओ भाई मेरे साइड डायग्राम में, इफ यू इंसिडेंट अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट नॉर्मली ऑन द डिस्क, एक साइड से नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हो, they converge at a distance f after passing through the disk, डिस्क से पास करने बाद तुम देखोगे कि those rays actually converge at a certain distance, the incident rays converge, ठीक है, passing through the disk, ठीक है, and that becomes a focal point। बोला जा रहा है कि जैसे वो फोकल लेंथ है, वो जो लेंथ है ना जहाँ पे वो मीट करते हैं, that f is very, that f is given to you, they converge at the distance f, ठीक है, and this f distance is actually very greater than r, कैपिटल आर स्मॉल आर जो भी लो, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा, ठीक है, दिस इज गिवन। तुम्हें पूछा है फाइंड म्यू एज अ फंक्शन ऑफ आर, और जो बोला है ना कि म्यू वैरीज विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, तुमको वो फंक्शन ही पूछा, लेकिन एक चीज दिया हुआ, ठीक है, assume refractive index of the center of disk to be mu naught, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ डिस्क पे म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट, ये जैसे रेडियली तुम जाओगे किसी भी डायरेक्शन में रेडियली मूव करो, योर म्यू चेंजेस, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन मैं एक बार फोटो खींच के भेज देता हूँ, पढ़ता हूँ, ऐसा बोला है कंसिडर थिन डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस डी, तो डी इज गिवन, ठीक है, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, comma refractive index of which is made to vary with distance r from the center. If a parallel beam of light is incident normally on the disk,
comma, it converges at a distance f, where f is very greater than r, after passing through the disk. Full stop. Find suitable expression for radial variation of refractive index. Radial variation मतलब वही mu as a function of r आपको निकालना है. Assume the refractive index at center of disk is mu naught. बढ़िया. अब थ्योरी में बोलते हैं, ये भी बोला हुआ है कि सर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा जो क्रिएट करते हैं, ये प्रैक्टिकल पे क्रिएट करते हैं भाई, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज ये वो, ठीक है, डिफ्यूज्ड इंप्योरिटीज रहता है, है मेटलर्जी लगा दी, उतना नहीं सोचना, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, कि सर पैरेलल क्लास होने के बाद इनसे नॉर्मली होने का बावजूद ये नॉर्मली पास नहीं कर रहा. व्हाई आर दे नॉट नॉर्मली पासिंग? मतलब कन्वर्ज कैसे कर जा रहा है? ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू? ठीक है, पहले कॉपी कर लिए होगे इतने दिन में होपफुली. अब मैं समझाता हूँ. ठीक है, तो पहले हम थ्योरी वाला पार्ट समझते हैं कि भाई ऐसा हो कैसे रहा है. ठीक है, आप नॉर्मली इंसिडेंट क्यों, लेकिन उसके बाद कन्वर्ज कैसे कर जाएगा. ठीक है, म्यू इधर तो वैरी नहीं कर रहा है, वैरी किधर भी करे. somebody might say कि सर नॉर्मली इंसिडेंट वाले नॉर्मली वेरो नो चिच्चू, सर ये लोग कन्वर्ज कैसे करें. ठीक है, क्वेश्चन कॉपी हो गया. मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में तब जाऊंगा. ठीक है, तो देखिए सर, लेट्स प्रोसीड. मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ. विल टॉक अबाउट द लॉजिक फर्स्ट. टाइम एक्चुअली है नहीं मेरे पास अभी. ठीक, तो पहले इसका बात करते हैं, देखो क्या होता है. सुनिए, रे डायग्राम से हर कुछ एक्सप्लेन नहीं होता. I इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू 0, ये सब हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हमेशा हम लोग इसको अप्लाई करने ट्राई करते हैं थ्रू रे डायग्राम्स. रे डायग्राम्स आर नॉट ऑलवेज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. ठीक है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना तक हम लोग वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन करते हैं. वेव बिहेवियर कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड द लाइक प्रोसेसेस, कि क्या रे डायग्राम बनेगा, उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स के थ्रू समझते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा हो रहा है, फॉलो करो. मैं थोड़ा डिटेल्स में जूम करके कर. चलो, ठीक, फॉलो करो. ये सपोज सेंटर वाला पार्ट, मतलब R इक्वल्स टू 0, इधर वैरी कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियली. तो यहाँ पे सपोज म्यू नॉट है, किसी की हाइट पे म्यू 1 है, किसी की हाइट पे म्यू 2 है, किसी के रेडियस पे से वैरी कर रहा है. ठीक, नाउ अब कोई अगर सोचेगा, देखो कंफ्यूज कैसे, कोई सोचेगा सर अगर मैं एक एलिमेंट लिया पर्टिकुलर R पे, ठीक है, यहाँ पे थ्रू आउट म्यू है, मैंने कुछ एक पर्टिकुलर म्यू है, तो लाइट रे इंसिडेंट किया तो नॉर्मल निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन ये हो नहीं रहा. व्हाई डजंट दिस हैपन? दिस एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ रे डायग्राम. अगर आप रे को इंपॉर्टेंस देते हो, आप जिंदगी में कन्वर्जेंस नहीं समझा पाओ. ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉल करो, पहले दिन से एक चीज बोला गया कि सर रे इज अ इनएक्यूरेट पिक्चर बिकॉज रेज आर इमेजिनरी. लाइट रे बोल के कुछ नहीं होता. लाइट रे हम लोग बस ड्रॉ करते हैं टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट. लाइट रे बोल के कुछ है ही नहीं सर. एक्चुअली जो भी है दैट इज अ वेव. तो सर होता क्या है देखो. ठीक है, मैं समझाता कि सर डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ लाइट रे, टॉक इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट. अब इतने दिन में लोगों को आदत होगा होपफुली. सर वेव फ्रंट क्या होता है? पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज. तो कंसीडर अ वेव फ्रंट. अब इंसिडेंट रेज पैरेलल है, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेनर वेव फ्रंट. तो ये एक प्लेनर वेव फ्रंट है. प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर डब्ल्यू एफ लिखता हूँ. प्लेनर वेव फ्रंट. अब ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रेज ऐसे पैरेलल. रुक जाओ सर, थोड़ा हौले हौले. हम लोग जब ये बोलते हैं ना कि एक पोर्शन ले लो सर, म्यू हर जगह सेम है, रे निकल जाना चाहिए, गलत क्यों है? क्योंकि सर रे की तरह इमेजिन करना ही गलत है. एक लाइट रे बोल के कुछ होता नहीं. लाइट का जो भी एनर्जी है इट इज नॉट कॉन्सिडर्ड इन अ रे. क्या आप उस रे को बस एक छोटा एलिमेंट्री लोकेशन से निकाल लिए तो रे डायग्राम ऐसे ही बनेगा? नहीं, नहीं बोल सकते ऐसे. लाइट एनर्जी, लाइट वेव, इट इज स्प्रेड आउट. इसलिए वेव फ्रंट डायग्राम इज बेटर. तो ये जो प्लेनर वेव फ्रंट, ये ग्रीन कलर का एक ड्रॉ किया वर्टिकल लाइन देख पा रहे हो, यहाँ पे हर जगह फेज सेम है.
ठीक है, लेट्स से फाई, फाई नहीं लिखते, फाई नॉट लिखता हूं, हर जगह फेज सेम है. दिस इज अ प्लेनर वेव फ्रंट जस्ट बिफोर हिटिंग द स्लैब. ठीक है, दिस इज अ मोर एक्यूरेट पिक्चर. द वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट्स नॉट लोकलाइज्ड. अब जब ये वेव एक रीजन को हिट करता है तो प्रॉब्लम क्या होता है? एक पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट विल एनकाउंटर अ डिफरेंट म्यू, अनदर पोर्शन विल एनकाउंटर अ डिफरेंट. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट इन म्यू, उन लोग का स्पीड डिफरेंट होगा. लाइट वो जो फेज, वो जो वेवफ्रंट प्रोपेगेट कर रहा है वो डिफरेंट स्पीड में प्रोपेगेट करेगा, बिकॉज ऑफ विच वेवफ्रंट्स विल एक्चुअली कर्व. ठीक है, वेवफ्रंट्स कर्व होने लगेंगे. ठीक है, अब ये सोचो सर कर्व कब कैसे बोल रहे हो सर कर्व हो, तो फॉलो करो. सपोज यहां पे जो भी रे पास करा था, वंस इट कवर्स अ डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी दिया हुआ था ना, एक बार ये डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस करने के बाद जब ये निकलेगा, ठीक है, फेज बस कैलकुलेट करो. आप एक रे लेके ही सोचो. ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट दिस. सुनिए, कंसीडर रे, यहां पे सपोज लोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बाय द टाइम इट कम्स हियर, ठीक है, ये जस्ट बाहर निकला सरफेस पे, वहां पे अगर मैं फेज कैलकुलेट करूं, ठीक है, यहाँ पे द न्यू वेव फ्रंट, यहाँ पे मैं फेज को फाई बोलता हूँ बस. ठीक है, फाई कैलकुलेट करो तो हाउ डू डू दैट? आप बोलोगे सर रिकॉल द फॉर्मूला, डेल फाई इक्वल्स टू, ये तो भाई कब से चल रहा है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स, याद है ना? ठीक है, लैम्डा लेकिन होता है वेवलेंथ इन एयर, अंदर में जाते जाते वेवलेंथ क्या बदल जाता है तुमको पता है ना, लैम्डा बाई म्यू. तो एक्चुअली आपको जो वेवलेंथ यूज करना चाहिए, इट शुड बी द न्यू वेवलेंथ. ठीक है, तो 2 पाई बाई लैम्डा बाई म्यू. ठीक है, वो जो लोकेलिटी में बात कर रहे हैं, डेल एक्स यहाँ पे कौन है, डी. सो द फेज डिफरेंस कैसे लिखते हो, फॉर फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, सो आपको पता चला कि सर द फाइनल फेज, रीअरेंज करके लिख देता है, फाइनल फेज इज द इनिशियल फेज प्लस दिस मच. ठीक है, आप अगर म्यू वैरी किया तो सोचो क्या हो, थिंक. यहाँ पे म्यू तो फाइव রাতে আমি এমনি করছি, জেনারেল এমনি করি सर. এখানে যদি म्यू1 হয় তাহলে এখানে আমি फाइव 1 पाऊँ. ठीक है, ओके, फाइव 1 मिलेगा बाहर में निकलने में. सर किसी और लेवल पे अगर यहाँ पे म्यू2 हुआ, ठीक है, वेवलेंथ वहां पे लोकली क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू2. वहां पे जब बाहर में निकलेगा विल आई गेट द सेम फेज, नेवर. आपको डिफरेंट फेज मिलेगा. यहाँ पे विल आई गेट द सेम फेज, नो, येट अगेन विल गेट अ डिफरेंट फेज. अब तुम बताओ, बाहर निकल के अगर एक रे डायग्राम ही फॉलो करते हो, एक लाइट को स्ट्रेट ही रखने का ट्राई किया, द मोमेंट दे कम आउट दे डोंट हैव द सेम फेज, तो बाहर में वेव फ्रंट दिखेगा कैसा, हाउ विल द वेव फ्रंट लुक लाइक, इट वोंट बी प्लेनर एनीमोर. तो इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि सर द फेज इज नो मोर सेम. ठीक है, आई डोंट गेट नो प्लेनर वेव फ्रंट, आपको प्लेनर वेव फ्रंट नहीं मिलेंगे. ठीक है, आपको प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा ही नहीं, तो वेव फ्रंट होगा कैसे, मे बी द वेव फ्रंट कैन बिकम कर्व्ड, एक कर्व्ड वेव फ्रंट मिल सकता है, लेकिन प्लेनर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करो तो यू कैन से दिस थिंग कि सर यू माइट गेट अ कर्व्ड वेव फ्रंट. ठीक है, এত কিছু না লিখে এমনি এখানে দেখুন, नो प्लेनर वेव फ्रंट, नो प्लेनर वेव फ्रंट, वेव फ्रंट सिंस फाइव वैरीज. ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे जब लाइट रे निकलेगा भाई वहां पे फाइव डिफरेंट होगा. ठीक है, अब सोचो एक चीज, सुनिएगा समझिएगा जरा. ठीक है, सपोज म्यू3 का वैल्यू ज्यादा है, म्यू1 का कम है, सोच के देखो. हाँ, न्यूमेरिकली म्यू3 इज ग्रेटर, म्यू1 इज स्मॉलर. ठीक है, तो इस लोकेशन पे जो फेज होगा फाइव 3 विल बी ग्रेटर देन फाइव 1. ठीक है, लॉजिकली सोचो, इफ इस फॉर्मूला से, हाँ तो सोचो, इफ म्यू3 is greater than mu1, मतलब there is a gradual function ना, gradual change हो रहा है. तो लेट्स से सेंटर की तरफ ज्यादा था, मैंने ये ओरिजिन, हाँ ये सेंटर था, याद रखना सेंटर की तरफ जाता है, जैसे पेरिफेरी पे जा रहे हो डिस्क का, ये पूरा चीज ये साइड व्यू, अंडरस्टैंड इट्स अ डिस्क आफ्टर ऑल, आप रेडियली ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, सेंटर में म्यू नॉट है, दूर जा रहा हो तो म्यू चेंज कर रहा है, मतलब म्यू3 म्यू2 म्यू1 ऐसे करके मैं समझा रहा हूँ, बात समझ में आ रही ना. देयर इज अ रेडियल वेरिएशन सर. तो अगर बाहर में जाते जाते अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमने लगता है तो क्या होगा, फेज कमेगा. ঠিক আছে, মানে 5 1 will be 5 3 will be rather greater than 5 1. এখন এটার জন্য কি হবে জানিস, একটু ভাব. जो लाइट रे बाहर में निकला है ना, यहाँ पे 5 1 का बात करो, he has to travel an additional distance in space, मतलब एयर में आने के बाद उसको एक एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि वो उस डिफरेंस के लिए कॉम्पेंसेट कर पाए.
फिर से रिपीट करता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि सर phi3 के लिए phi3 को लेके अगर मैं एक वेव फ्रंट इमेजिन करूं, ठीक है, इफ आई कंसीडर द वेव फ्रंट ऑफ phi3, तो मुझे ऐसे और पॉइंट्स चाहिए जहां पे सेम फेज phi3 हो, लेकिन phi1 का फेज ऑलरेडी कम है, तो मतलब phi1 से जो रे निकलेगा ही नीड्स टू ट्रैवल एन एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ताकि एयर में फिर कुछ एक फेज डिफरेंस आए। मतलब हमको पता है पाथ डिफरेंस होने के कारण ही फेज डिफरेंस आता है, सो एयर में अगर कुछ थोड़ा डिस्टेंस एक्स्ट्रा फिर से ट्रैवल किया और एक्स्ट्रा मैंने फेज आएगा एंड मे बी फाइनली इट कैन हैव दिस फेज phi3। जब फाइनली उसको फेज phi3 मिल गया, नाउ दिस पॉइंट, ठीक है, मैं ग्रीन डॉट करता हूं, डीप ग्रीन डॉट, मे बी कुड सी दिस फेज एंड दिस पॉइंट दे हैव द सेम फेज। अब इस तरह से phi2 को भी थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अब ऐसे करके अगर सबको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस एयर में ट्रैवल करना पड़े, योर फाइनल वेव फ्रंट मे बी लाइक दिस। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मे बी लाइक दिस, ठीक है, ओ भाई, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, मतलब बेसिकली ये जो नया वेव फ्रंट था, दिस वेव फ्रंट बिकम्स कर्व्ड। यही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जो प्लेनर वेव फ्रंट है, बाय द टाइम इट कम्स आउट वहां पे ऑलरेडी वो एंगल बदल गया, माने वो कर्व हो गया, ठीक है, दिस इज अ न्यू वेव फ्रंट, ठीक है, इमर्जेंट वेव फ्रंट, इमर्जेंट वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये एक बहुत सॉलिड प्रॉब्लम होता है, मतलब इसका थ्योरी गजब कि सर इवन दो यू हैव अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इवन दो देयर इज नो वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, मतलब जिधर लाइट रे प्रोसीड कर रहा है उस डायरेक्शन में म्यू का वेरिएशन नहीं है, म्यू का वेरिएशन उसके लैटरल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। लाइट रे इधर प्रोपेगेट कर रहा है, म्यू इधर वेरी कर रहा है, बट इवन देन दैट कॉज द लाइक लाइट रेज टू कन्वर्ज। जिधर प्रोवाइड कर रहा है उधर कोई म्यू का वेरिएशन नहीं है, बार बार समझो इस चीज को, ठीक है। और मैं नॉर्मली इंसिडेंट क्या हूं यार, नॉर्मली I0 R0 रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, अंदर ही अंदर बेंडिंग हो रहा है, एंड दिस बेंडिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंपल रिफ्रैक्शन। बात समझो ये चीज, आप इसको सिंपल रिफ्रैक्शन से नहीं समझा सकते, बिकॉज लाइट रे बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइट रे नहीं होता, वेव फ्रंट्स होते हैं, वेव होते हैं, द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वेव फ्रंट, ऐसे सोचो, ठीक है। तो मेन चीज है कि दिस काइंड ऑफ अ सेटअप विल कॉज, तो ये सेटअप अल्टीमेटली क्या किया, this kind of a thin disk causes my planar wave fronts to become curved like this, so it causes the wave fronts to become curved like this। अच्छा, अगर curved wave fronts हो गए, ठीक है, तो सर रे डायग्राम कैसा होता है पता है ना, रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, तो कैसे करोगे सर, यहाँ पे रे ऐसा था, लेकिन अगर ऐसे कर्व्ड वेव फ्रंट्स हो गए, तो अगर मैं रेज डायग्राम करने गया तो मेरे रेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कन्वर्जिंग। देख रहे हो, मतलब डेफिनेटली इट विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट, इट मे कन्वर्ज even if we don't have a lens here, notice करो, it has a lens effect just by varying refractive index, ठीक है, इतना गजब का चीज होता है। तो हमको भाई ये डिस्कशन बहुत गजब लगता था, यही हमारा लेने का मन था, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा हटके प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा स्टीरियोटाइपिकल प्रॉब्लम है, इतना रेडी है नहीं, बट अब इतना कुछ डिस्कस करवाने के बाद अगर अब तुम चाहो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट म्यू एज अ फंक्शन ऑफ, अब तुम कर सकते हो चाहो तो, ठीक, ओके। म्यू एज अ फंक्शन ऑफ आर के लिए जो करना है मैंने वो लॉजिक भी दे दिया, फेज से ही प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा ज्योमेट्री लगेगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशंस ऑब्वियसली लगेंगे, ठीक है, ओके। मैं चलो वो पार्ट मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट अच्छे से समझिएगा कि कैसे हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि हाउ कैन द वेव कर्व, हाउ कैन द रेज बेंड, वेव फ्रंट कर्व कैसे हो जा रहा है, ये लॉजिक हम लोग समझ रहे हैं। कॉम्पेंसेट करना पड़ रहा है, समझ में आ रहे हो, ठीक है, एयर में एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है उसको, तब जाके वो वेव फ्रंट का सेम लोकेशन पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझाने की, इसको डिराइव करने के लिए लोग ये करते हैं, ये आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी का पार्ट करवा दूंगा, ठीक है, अगर नहीं कर पाया कोई तो, ठीक है। लोग ऐसे कर सकते हो कि सर यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, फोकल पॉइंट तक, ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे इंसिडेंट था, कुछ एक फाइव नॉट था, यहाँ पे पहुंच के 5 हुआ, लेट्स से यहाँ 5, हाँ 5 जो लाइट रे यहाँ से भी आया है उसके भी पहले 5 नॉट था, अल्टीमेटली उस पॉइंट पे 5 होना चाहिए, अल्टीमेटली उस पॉइंट पे 5 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रफली स्पीकिंग रे डायग्राम कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो पहले तो तुम इस डिस्टेंस के कारण फेज डिफरेंस निकाल ली कि यहाँ पर पहुंच के उसको क्या फेज मिलेगा, तो इसको 5 ना 5 क्या बोलो 5 प्राइम बोलते हैं, 5 मिलेगा। अब फिर वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, मैंने इन दोनों में एक्स्ट्रा डिस्टेंस कंपेयर करना, ये एफ है और ये हाइपोटेन्यूज है ना,
ठीक है, तो क्वेश्चन में देखना बोला हुआ था एफ इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू आर, जो भी रेडियस है, रेडियस से बड़ा है तो मतलब इससे भी बड़ा है, ठीक है। इफ एफ इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू आर, तो अंडरस्टैंड दैट दीज टू रेज, दीज टू लाइंस, दे आर ऑलमोस्ट वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब आपका ट्राइंगल कुछ इस तरह का बन रहा है, समझ में आ रहा है? गेटिंग अ ट्राइंगल लाइक दिस, दीज टू लाइंस आर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट। तो इनमें डिफरेंस कहां पे, वेयर इज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस? एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस के लिए तुम ऐसे सोच सकते हो, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ये जो एक्स्ट्रा है ना, दिस इज द एक्स्ट्रा डेल एक्स दैट इज ट्रैवलिंग इन एयर टू कॉम्पेंसेट फॉर द डिफरेंस। बात समझ में आई सर? ठीक है, एक्स्ट्रा डेल एक्स ट्रैवल कर रहा है टू कॉम्पेंसेट फॉर द डिफरेंस। एंड यहाँ पे फिर थोड़ा ज्योमेट्री लगाओ, थोड़ा सोचो, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा होगा, ऐसे बहुत जगह हम लोग देखे हैं आईडीएससी में एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ से करके यू कैन ट्राई एंड फाइंड म्यू एज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, मतलब फाई इज ऑलरेडी अ फंक्शन ऑफ म्यू, जिस फेस से यहाँ पे सामने निकला है, ठीक है। अब तुमको उसको आर के साथ रिलेट कर, ठीक है, और मैं अभी भी बोला ये डेल एक्स से वो कॉम्पेंसेट कर पा रहा है, मतलब जब यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे अगर फाई, क्या था मैंने क्या लिखा था वहाँ पे, फाई नहीं, कुछ नहीं लिखा था, ये मतलब आर इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है, समझ रहे हो ना? R3 मैंने यहाँ पे बीच में कहीं पे देखा है, ये लेट से अगर फाई क्या बोलूं, फाई फाई 1 है, तो एक्चुअली ये पॉइंट भी फाई 1 बन जा रहा है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ उधर ट्रैवल करने पर तो कॉम्पेंसेट कर जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अल्टीमेटली ये लोग सेम डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है ऑलमोस्ट, ये दोनों करने के बाद वो लोग 5 प्राइम वहां पे आ रहे हैं, तो ये चीज होगा। तो ये डेल एक्स ट्रैवल करके एयर में ही इज कॉम्पेंसेटिंग फॉर व्हाटएवर ही लॉस्ट एयर इन दिस रीजन, ठीक है। तो चाहो तो डेल एक्स को आर के साथ रिलेट कर सकते हो, सब ज्योमेट्री किए हम लोग यार, ठीक है। मैं ये बोलूंगा ये ट्राई करना, जो लोग भी करना चाहो, ठीक है। इससे बहुत कुछ अप्रोक्सीमेशन लगेगा एंड एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ हमने दिखा है इतने दिनों, ठीक है। तो करके ट्राई टू फाइंड आउट म्यू एज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, एक एक्सप्रेशन रिलेट करने का ट्राई करो, मैं आपको और कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एंडिंग ऑन दिस नोट, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, हिंट दे दिया, किसी को कुछ